गुड इवनिंग। क्या टॉपिक चल रहा था? कैथोड किरणों की खोज। डायग्राम बन ही गया था आपका, केवल लिखनी है अपने को बातें। चलिए, चलिए लिखिए। देखो, विसर्जन नली, विसर्जन नली होता है डिस्चार्ज ट्यूब। विसर्जन नली, इसको बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। इंग्लिश लिख ली थी आपने इसकी, डिस्चार्ज ट्यूब। तो लिखो, विसर्जन नली में जब, विसर्जन नली में जब, विसर्जन नली में यानी डिस्चार्ज ट्यूब में जब निम्न दाब, निम्न दाब यानी लो प्रेशर व निम्न दाब पर, ऐसे लिखो, निम्न दाब पर, निम्न दाब पर उच्च विभव लगाया गया, हाई पोटेंशियल लगाया गया, निम्न दाब पर जब उच्च विभव लगाया गया तो नलिका की यानी ट्यूब की दीवारों पर, तो नलिका यानी ट्यूब की दीवारों पर, ट्यूब की दीवारों पर चमक उत्पन्न हुई। तो ट्यूब की दीवारों पर चमक उत्पन्न हुई। वापस बोले, शुरू से बोले। आप कहाँ थे इतनी देर? लिखो, जल्दी लिखो। जब विसर्जन नलिका में, जब विसर्जन नलिका में निम्न दाब पर, विसर्जन नलिका में निम्न दाब पर उच्च विभव लगाया गया तो ट्यूब की दीवारों पर या नलिका की दीवारों पर चमक उत्पन्न हुई। ठीक है। तो यह पाया गया, तो यह पाया गया कि, यह पाया गया कि कुछ किरणें, कुछ किरणें एनोड की तरफ से, कुछ किरणें एनोड की तरफ से कुछ किरणें कैथोड की तरफ से, कुछ किरणें कैथोड की तरफ से किधर जाती हुई प्रतीत हुई? एनोड की तरफ जाती हुई प्रतीत हुई। कुछ किरणें कैथोड की तरफ से एनोड की तरफ जाती हुई प्रतीत हुई। ठीक है। जिन्हें
कैथोड किरणें कहा गया, जिन्हें कैथोड किरणें कहा गया। लिख दिया। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ये कैथोड किरणें, ये कैथोड किरणें ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती है। ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें क्या कहा जाता है? जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहा गया। कैथोड किरणें ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहा गया। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ये कैथोड किरणें एक सरल रेखा में गति करती है। लिखो, कैथोड किरणें सरल रेखा में गति करती है, स्ट्रेट लाइन में मोशन करती है। यह सरल रेखा में गति करती है। दूसरा पॉइंट लिखो, यह चमक उत्पन्न करती है, प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है। तो कुछ भी लिखो, चमक या प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है। ठीक है, फिर अगर ये किसी गैस से गुजरती है तो उसे क्या कर देती है? आयनाइज्ड कर देती है, आयनित कर देती है। तो लिखो, यह जिस गैस से गुजरती है, यह जिस गैस से गुजरती है उसे आयनित कर देती है, यानी आयोनाइज्ड कर देती है। दूसरा, यह विद्युत व चुंबकीय क्षेत्रों से प्रभावित होती है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से प्रभावित होती है, अफेक्ट होती है। यह विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों से प्रभावित होती है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में आपको कुछ बातें याद रखनी है। फिर नेक्स्ट लिखो, प्रोटॉन की खोज। प्रोटॉन की खोज, गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन की खोज की थी किसने? चैडविक ने। ठीक है, तो गोल्डस्टीन ने भी ऐसा ही सेटअप किया। तो उसने देखा कि कुछ पार्टिकल्स इधर से इधर जा रहे हैं, तो उसने देखा कि एनोड से कुछ किरणें किधर गई? कैथोड की ओर। तो उन्हें क्या कहा गया? एनोड किरणें कहा गया, क्योंकि एनोड से निकल के जा रही है तो एनोड किरणें, इन्हीं को कैनाल रेस कहा। तो लिखो, गोल्डस्टीन ने विसर्जन नली में गोल्डस्टीन ने विसर्जन नली में उच्च वोल्टता लगाने पर, हाई पोटेंशियल लगाने पर, उच्च वोल्टता लगाने पर देखा कि कुछ किरणें किधर से किधर गई? एनोड से कैथोड की ओर जा रही है। कुछ किरणें एनोड से कैथोड की ओर जा रही है। ठीक है, जिन्हें एनोड किरणें नाम दिया गया। जो कैसे कणों से मिलकर बनी है?
जो धनावेशित कणों से मिलकर बनी है। जो, वापस बोलूं कहां से? एनोड से कैथोड की ओर जा रही है। ठीक है, फिर आगे लिखो, इसके आगे क्या लिखा था? जिन्हें एनोड किरणें कहा गया, क्योंकि एनोड से निकल रही है तो एनोड किरणें कहा। और ये किरणें किससे बनी हुई है? धनावेशित कणों से मिलकर बनी है। ये किरणें धनावेशित कणों से मिलकर बनी है, जिन्हें क्या नाम दिया गया? प्रोटॉन नाम दिया गया। जिन्हें प्रोटॉन नाम दिया गया। लिख दिया? ठीक है। एनोड किरणों को और क्या नाम दिया जाता है? एनोड रेस को नाम दिया जाता है केनाल रेस। तो लिखो, एनोड किरणों को केनाल रेस भी कहा जाता है। एनोड किरणों को केनाल किरणें भी कहा जाता है। वो लिखा हो बोर्ड पे, बोर्ड पे भी देखते रहो। मैंने कल भी कहा था आपको, आंख, नाक, कान, मुंह, सब मुंह बंद रखो, बाकी सब खुले रखो। आगे लिखो, ये कौन सी रेखा में गति करती है? ये भी एक सरल रेखा में गति करती है। तो ये किरणें भी सरल रेखा में गति करती है। लिख दिया? अच्छा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में किसका मास ज्यादा होता है? प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है। कितना ज्यादा होता है? तो मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से 1837 गुना ज्यादा होता है। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1837 गुना ज्यादा होता है। लिख लो। प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1837 गुना अधिक होता है। लिख दिया? इतनी कहानी आपको ध्यान रखनी है। चलो, ये हो गई इसके बारे में बेसिक बातें जो कभी कभार पूछते हुए, रेगुलरली नहीं पूछते, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बातें, बट दे रखी है इसलिए आपको इतना पता होना जरूरी है। अब परमाणु संरचना में कुछ बातें और है जो आपको यहां से ध्यान रखनी है। वो है कोश, कक्ष, कक्षा, इलेक्ट्रॉन, किसी कोश में पाए जाने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, किसी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने, किसी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने, इस तरह के। तो एक क्वेश्चन को पहले डिस्कस करते हैं, फिर मैं समझाता हूं आपको। एक क्वेश्चन आ चुका है आपके रीट में, किसी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगर आपको पुराने पेपर सोल्व किए हो, आपने कभी तैयारी की हो, कभी पहला पेपर दिया हो पिछला, तो आपको एक क्वेश्चन मिलेगा ये 2n स्क्वायर 2n n स्क्वायर और 2 रटा हुआ है क्या? बताओ आंसर क्या है? ये पढ़ा है क्या कभी आपने? आंसर क्या आएगा? जो आप पढ़ते हो आंसर होता ही नहीं, पहली बात देखा ना, क्योंकि आप पढ़ते ही नहीं हो। क्या होगा आंसर? 2n। बिल्कुल गलत है।
अब तो बचा हुआ होगा ही, क्या होगा आंसर? ये भी गलत है जाने, आंसर है 2। अब इसे आपकी मेमोरी तो सही है पर दिमाग कम काम करता है एक्चुअली। आंसर तो आपने सही रटा हुआ 2n², पर मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया। वो 2n² कब था? जब वो क्वेश्चन आपको दिया था ये क्वेश्चन था कि किसी शेल में, किसी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, वो बात सही है 2n²। अब देखो गलतियां ऐसे होती हैं एग्जाम, हम रटते कुछ और है, याद कुछ और रहता है और पूछा कुछ और ही जाता है। तो याद वो करो जो सही हो, तो फिर आप याद भी कुछ भी करो, पूछे भी कुछ भी, आंसर भी कुछ भी आए, आपका क्वेश्चन का आंसर सही आ जाएगा अगर आपने सही याद की बात। तो ढंग से सुनना, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन तो ये था। अब ये क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है? कि बहुत को तो ये पता नहीं कोश क्या है, कक्षक क्या है। एक ही होते हैं क्या कोश और कक्षक? हाँ नाले, कोश और कक्षक अलग अलग होते हैं। कोश और कक्षक एक ही होते तो इसका भी आंसर कितना हो जाता? 2n²। इसको कहते हैं दिमाग। कि जब अभी मैंने बता दिया कि कोश पूछता तो आंसर 2n² जाता, पर अभी मैंने कक्षक पूछा है तो आंसर लगे, मतलब ऑब्वियस सी बात है दोनों अलग अलग ही हैं। आई क्या बात समझ में? तो देखो जरूरी नहीं हर चीज रट करके ही याद रहे, थोड़ा तो कॉमन सेंस भी काम करता है। हाँ अलग कैसे होता है तो वो बता रहे हैं अभी कैसे होता है, सुनो तो ध्यान देना। अभी ये 10 मिनट का कॉन्सेप्ट आप अच्छे से सुनना कि ये कोश, कक्ष, कक्षा, इनमें डिफरेंस क्या होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कोश की। कोश को इंग्लिश में बोला जाता है शेल। क्या इसको बताओ मैं कक्ष बोल सकता हूं क्या? बोल दूं? हाँ एक ही बात है कोश और कक्ष, लेकिन क्या इसको मैं कक्षा बोल सकता हूं क्या? बोल सकते हैं, ठीक है। इसको कहा जाता है ऑर्बिट। तो दोनों एक ही चीजें हैं, ठीक है। शेल और ऑर्बिट एक ही बात होती है। अब ये क्या होते हैं तो सुनो, ये वो होते हैं जो आप बचपन से रट के आए हो। क्या? के एल एम एन ओ पी क्यू आर ऐसे, पर आता आपके ज़्यादातर एम एन तक, पीजी तक भी एन ही मिलेगा आपको। ओ पी पीजी एमएससी केमिस्ट्री कर लोगे तब भी नहीं आएगा, ये 4 आते हैं, ठीक है। ये तो हो गए कोश या कक्षा। फिर भाई कोश में होते हैं, कोश से छोटी चीजें, छोटी के लिए लगाओगे आप उप, तो ये हो गया उपकोश। जैसे मुख्यमंत्री और दूसरा उप मुख्यमंत्री, उससे छोटा। उपकोश को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सब शेल। कक्षक नहीं कहते रे नलायक, उपकोश कहते हैं, ठीक है। अब ये उपकोश कौन से होते हैं तो याद करो, ये जो आपने बचपन में पढ़े हैं, याद आया? ये होते हैं आपके क्या? उपकोश। इन उपकोशों में होता है कक्षक, इंग्लिश में कहते हैं ऑर्बिटल। अब बोलो कोश और कक्षा अलग अलग है क्या? अरे नालायक, कोश और कक्षा एक ही है। यस, तुम सोते रहा करो, तुम कुछ मत करो, जिंदगी में भी सोए हो अब तक और अभी भी सोते ही रहो। कोश और कक्षा एक ही है, कोश और कक्षक अलग अलग है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बात है। जग जावे तो आंसर दे देना, नहीं तो सोए रहो आराम से तुम। तो ये कक्षक होते हैं, ये डब्बे जो इनमें बनाए जाते हैं। तो एस में ऐसे कितने डब्बे? 2 डब्बे। अरे नालायक, एक ही है, 2 कहाँ नजर आ रहे हैं तुम्हें? तुम लोग कुछ नशा वशा करके तो नहीं बैठते हो क्लास में? अरे तुम्हारे तो सारे चढ़ जाते हैं, पता नहीं क्यों। पी में ऐसे डब्बे कितने? 3, इसलिए पी में कितने कक्षक? 3। डी में ऐसे डब्बे 5। अब आया समझ? और इसमें 7। तो ऐसे 7 कक्षक, ठीक है। इन कक्षक में भरे होते हैं इलेक्ट्रॉन, इन कक्षक में होते हैं इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन फाइनली कहां रहता है? कक्षक में, ठीक है। तो ये वही वाली बात है, आप कहां रहते हो? इंडिया में, जयपुर में, राजस्थान में, या 80 फीट पे? तो जब आपने 80 फीट बोला तो अपने आप इंडिया राजस्थान सब आई गया,
ठीक है, तो एग्जैक्ट पोजीशन आपको बताएगा इलेक्ट्रॉन की कौन, कक्षक। अब कहीं कक्षक नहीं दे रखा तो ऑब्वियस सी बात है आप उपकोष दे सकते हो आंसर, उपकोष नहीं देखा तो कक्षक तो दे ही सकते हो। तभी आप वहां पे स्टेटमेंट ये पढ़ते थे इलेक्ट्रॉन कोषों में चक्कर लगाते हैं, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। चलिए, तो अब इनके अंदर इन डब्बों में भरे रहते हैं इलेक्ट्रॉन, तो एक डब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 ही आएंगे ना, ऐसे नहीं। तो क्वेश्चन आता है बताओ ये किस नियम का उल्लंघन कर रहा है। क्योंकि ये तो रट लिया आपने, ऐसे उल्टा पढ़ देंगे, वो क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं, वो तो हर जने को पता है। वो तो ये पूछेगा दिया गया विन्यास निम्न में से किस नियम का उल्लंघन कर रहा है। पढ़े होंगे ना इलेक्ट्रॉन भरने के नियम, किसका नियम, हुंड की बहुलकता का नियम, पाउली का अपवर्जन नियम, N+L का नियम, आब्बो का नियम, सुने से। देखो 2 चीजें होती है, एक तो सुना सुना सा लगे आपको, एक सुना सुना लगे। आपकी कौन सी कंडीशन है इसमें, सुना सुना सा है। तो ये कौन से नियम का उल्लंघन हो रहा है, पाउली का अपवर्जन नियम, कि एक ही कोश के एक ही कक्षक में उपस्थित दोनों इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या कभी समान नहीं हो सकती, दोनों का चक्रण सेम आ जाएगा। स्पिन क्वांटम नंबर अलग अलग होता है, एक का +½ दूसरे का -½ ताकि एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकें। तो ऐसा नहीं करेगा, कैसे आएगा वो, ठीक है। ऐसे ही इसमें भरेंगे 1 2 3 4 5 6। गलत भर दिया क्या, कौन से नियम का उल्लंघन हुआ, पाउली का नियम। समझ में आ गई बात। दूसरी चीज देखो, 1 2 3 4 ऐसा नहीं भरेंगे, क्यों, कौन से नियम का उल्लंघन हुआ, हुंड की बहुलकता का नियम। ये आते हैं वहां क्वेश्चन, उल्टा सुल्टा कोई भी विन्यास भर के दे देगा, 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे भर के दे दिए, निम्न विन्यास किस नियम का उल्लंघन कर रहा है, हुंड की बहुलकता का नियम का, ठीक है। तो बढ़ते कैसे हैं, पहले तो अयुग्मित 1 1 1 2 2 2, ठीक है। चलो अगला, तो ऐसे यहां पे बढ़ देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे इसमें कितने आ जाएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब इतनी समझ में आई तो अगली बात समझो, एक टेबल जहां से क्वेश्चन सीधा एग्जाम में पूछा जाता है आप लोगों को। टेबल है क्या, कोश की संख्या, जिसको किससे लिखते हैं, n से। 1 2 3 4, कोश का नाम, कोश की संख्या 1 होती है तो कोश का नाम क्या होता है, के। 2 होती है तो, 3 होती है तो, 4 होती है तो, क्लियर। अगला, मैक्सिमम मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, तो किसी भी कोश में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, तो वो आते हैं 2n², ठीक है। लगाओ 2n², 2 इंटू n की वैल्यू ये रही 1, 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2, कितना आएगा, 2 इंटू n, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 8, लिख दो ना डायरेक्ट 8, इधर बोलो 18, अगला बोलो 32। यहां तक की बात समझ आई क्या सभी को। तो यहां से आपको समझ में आ गया किसी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, ये होते हैं 2n। ये आ चुका है आपके पेपर में कि किसी भी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे, 2n² करके।
2 8 8 32। दूसरा तरीका, डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएगा तो क्वेश्चन कैसे देगा। n बराबर 3 में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, n बराबर 3 में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, दिख रहा है 18। क्वेश्चन को घुमा के पूछेगा l कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन होंगे 8, n कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन होंगे, चौथे कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 32। समझ में आ गई? कैसे पूछ ले आपको, अब कॉन्सेप्ट पता है आपको, ठीक है। और वैसे इसका भी कारण होता है, आपको मैं अगर समझाऊं, अगर आप समझना चाहते हो, डिफिकल्टी लेवल बढ़ता है तो आपको समझ में आएगी बात कि सर इसमें 2 ही क्यों है, इसमें 2 ही क्यों है, क्योंकि n बराबर 1 है और यहाँ पे n बराबर 1 रखेंगे तो 2 ही आएगा, ऐसा। वो तो फॉर्मूला रटा हुआ है आपने। और p में तो यहाँ पे p में 2 + 6 क्यों नहीं किए, जैसे p होगा। देखो ये है फर्स्ट कोश, फर्स्ट में केवल और केवल आपके पास होता है जिंदगी भर 1s। कभी 1p देखा है, 1d 1f, ये कभी नहीं होते, तो केवल क्या होता है 1s। s में अधिकतम इलेक्ट्रॉन, s में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, इसलिए s में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2, इसलिए फर्स्ट कोश में केवल कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। समझ आया? कारण क्या दोगे, क्योंकि सर कभी 1p 1d 1f कभी नहीं होते। 2 में 8 क्यों है, आप दिमाग चला होगा थोड़ा बहुत, वेरी गुड। कारण क्योंकि 2 में होता है 2s और 2p, 2d, लेकिन 2f ये भी नहीं होता, वेरी गुड। तो s में मैक्सिमम कितने, p में मैक्सिमम, p में मैक्सिमम 6 आ गए ना, तो p में मैक्सिमम होते हैं 6, कितने हो गए, इसलिए इसमें 8 आते हैं। उसके पीछे का कारण ये है। 3 में 3s होता है, 3p होता है, 3d होता है और 3f भी नहीं होता। तो s में मैक्सिमम 2, p में मैक्सिमम 6, d में मैक्सिमम आ गया 18, इसलिए कभी इससे 18 से ऊपर नहीं जाते। 4 में क्या क्या होता है, 4 में होते हैं 4s 4p 4d, लेकिन 4f होता है, बिल्कुल होता है। तो इसलिए इसमें मैक्सिमम 2, 6, 10 और इसमें 14, सम कर लेना कितना आ जाएगा, इसलिए ये आता है। वो तो केवल रटा हुआ फॉर्मूला है, लॉजिक उसके पीछे, कल को बच्चा बोले सर 2n² क्यों है, उसके पीछे कारण ये है, वो तो रटने के लिए बना रखा था कि क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो जाए। आवाज नहीं आ रही, क्या हो गया इसको, बैटरी डाउन हो गई क्या, बैटरी बंद है इसकी, चेंज नहीं की थी क्या, चेंज किए, ये देखो। चलो आ रही है अब आवाज, अब तो आ रही है ना, नहीं आ रही तो जवाब कैसे दे रहे हो नालायकों, जवाब आवाज आ रही है तभी तो जवाब दे रहे हो। ज़्यादा तेज आ रही है, कोई बात नहीं, स्पीड में आ रही है या जोर से आ रही है, जोर से आ रही है, कंट्रोल कर लो थोड़ा सा। क्लियर है ये सारी कहानी, इसलिए ये होता है कॉन्सेप्ट कि आप रट ले तो सीधा 2n², कहाँ हम इतना लगा के देखेंगे, सीधा ट्रिक याद देखेंगे, अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2n², n की वैल्यू रखेंगे, आंसर आ जाएगा। वो क्वेश्चन पूछ ले आपको कि बताइए 5वें कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 25 आएंगे ना, कितने आएंगे, n की वैल्यू 5 दे दी, 5 का स्क्वायर 25, 25 × 2
तो अब कैसे भी क्वेश्चन पूछ ले, 5 पूछे, 6 पूछे, 7 पूछे, सब में आ जाएंगे। इतनी बात क्लियर। फिर एक टेबल अगली और ये बनाएंगे अपन उपकोष के लिए। कौन से कोष? उपकोष। सब शेल उपकोष कौन कौन से अपने पास? एस, पी, डी, एफ। कक्षकों की संख्या, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, बताओ कितने? एक? अरे एक ही तो डब्बा होता है ना, इसमें 3 डब्बे होते हैं, इसमें 5, इसमें 7। अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने? इसमें। ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा बताओ एस उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, लेकिन पी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6, लेकिन डी में और एफ में ऐसा क्यों? अरे मैंने बताया, मैंने नहीं बताया, मुझे किसने बताया ये कॉन्सेप्ट? क्योंकि एक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, चूंकि कौन सी की है ये? चूंकि एक कक्षक में, कक्षक का मतलब ऑर्बिटल में, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 2 ही होती है। समझ में आई क्या बात? अब रटने की जरूरत थोड़ी है, कक्षक में अधिकतम 2 ही क्यों होते हैं? 2 ही होते हैं। तो एक में 2 होते हैं, 3 में 6 होंगे, 5 में 10 होंगे, 7 में 14 होंगे। क्लियर? तो किसी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, किसी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है। क्लियर? 2n² तो कब आएगा? जब कोश पूछेगा, और जो एग्जाम में पूछा गया था। ठीक? बिल्कुल क्लियर? तो क्वेश्चन दिमाग लगा के जवाब देना। पी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, पी उपकोषों में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 6, लेकिन पी के किसी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2। डी कक्षक में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अरे नारा, डी कक्षक में तो 2 ही होगी, डी उपकोष में 10 होगी। कक्षक उपकोष में फंसो मत। कक्षक बोल रहा है तो 5 डब्बे की बात हो, डी कक्षक बोल रहा है तो 1 डब्बे की बात हो रही है। डी उपकोष बोल रहा है मतलब सभी की बात हो रही है। उपकोष मतलब सारे, तो 5 के 5 मतलब टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। डी कक्षक बोल रहा है तो एक कक्षक में तो 2 ही आएंगे ना, चाहे वो डी का हो, चाहे एफ का हो, चाहे पी का हो, चाहे एस का हो। तो वर्ड ढंग से पढ़ना कि उपकोष है, कोश है या कक्षक है, सबका आंसर अलग अलग है। क्लियर है? बिल्कुल गलती तो नहीं करोगे? चलो लिख लो। समझ आ गया बिल्कुल अच्छे से? तो सबसे पहले तो लिखोगे आप ये क्वेश्चन, ताकि आपको समझ में आए क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है इस जगह से आपको।
चेंज करें? हटाएं? स्पीड में लिखो थोड़ा सा। वापस बोलो। वो तो इसलिए कि n होता है कोश, ठीक है, तो उसको आंसर को निकालने के लिए 2 का मल्टीप्लाई किया, वरना सही तरीका एक्चुअली ये तो फॉर्मूला बना रखा है ताकि इससे आंसर निकल जाए। ये है मेन रीजन इसके पीछे। फिर आपको पूछेगा नहीं, वो तो आपको तो सीधे ये क्वेश्चन पूछेगा, वो ये तो अपने कॉन्सेप्ट्स के लिए है। लिख दिया? ये भी बना लो टेबल। कर लिया कॉपी? चलिए, लिखने की स्पीड बढ़ाओ भाई थोड़ी सी। ऑनलाइन वाले कह रहे हैं सर आगे तो पढ़ाइए, बहुत देर हो गई वेट करते करते, टेबल बनाने में इतना टाइम नहीं लगता हमें। ऑनलाइन वाले बहुत फास्ट है हमारे।
जल्दी लिखो तुम। एक बच्चा कह रहा है सर बहुत स्लो स्पीड है आपकी। बेटा मेरी स्पीड तो बहुत तेज है, तेरे से झेलेगी नहीं। ठीक है, पहले अपनी देख ले फिर मुझे बताना। लिखो। तो ज्ञान देने वाले की कमी नहीं है, ज्ञानचंद खूब है दुनिया में। अभी मैं पढ़ाने लग जाऊंगा तो खुद के ऊपर से जाने लग जाएगी इसके। मेरे को एक जने को थोड़ी पढ़ाना है, सबको पढ़ाना है मेरे को। चलो अब इधर देखो, इसलिए कोशिश ये करो मेरे को बोलने का मौका मत दिया करो तुम, कि तुम्हारा गुरु हूं तो तुमसे ज्यादा बातें पता है मुझे, क्या बोलनी है क्या नहीं बोलनी। तो केवल सुनो, मुंह बंद रखो और दिमाग खुला रखो। ठीक है, बोलने की जरूरत केवल तब पड़नी चाहिए जब हाँ कोई डाउट पूछना हो या कुछ समझ नहीं आया हो, वो मैं आने नहीं दूंगा, वो मैं पहले ही बता दूंगा तुम्हें कहाँ दिक्कत आएगी। चलिए अगली बात सुनिए। बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन बढ़ने के लिए, अब इलेक्ट्रॉन बढ़ने की सारे रूल जो भी मैंने बोले ना ये आपके नहीं है। कारण ये क्योंकि n+l का नियम आएगा, तो n+l के नियम के लिए तो आपको क्या आना चाहिए, क्वांटम संख्या आनी चाहिए। 10th तक क्वांटम संख्या आती नहीं है, ये तो 11-12 के चैप्टर में क्वांटम संख्या ना आपके सिलेबस में, तो n+l का रूल भी नहीं है आपके सिलेबस में डायरेक्टली। तो आपके सिलेबस में मेनली आएगा अब्बू का नियम, जो आपको 10th तक की बातों में मिलता है। तो वो क्या है वो सुनो। तो इलेक्ट्रॉन को बढ़ने के लिए, इलेक्ट्रॉन बढ़ने के लिए, इलेक्ट्रॉन बढ़ने के लिए बोरबरी ने कुछ नियम दिए। साइंटिस्ट था बोरबरी ने नियम दिए। अच्छा, एक नियम था अब्बू का नियम, सुना होगा आप लोगों ने। अब्बू का नियम क्या बोलता है वो सुनो। अब्बू का नियम, अब्बू का नियम सुनिए। तो जैसे आप लोगों ने ये सुना होगा कि हुंड का बहुलकता का नियम, तो हुंड का नियम किसने दिया था, हुंड ने दिया था, ऑब्वियस सी बात है। पाउली का नियम किसने दिया, पाउली ने। तो अब्बू का नियम किसने दिया, बस ये गलती मत करना, अब्बू कोई साइंटिस्ट नहीं है। मुझे पता है तुम लोग यही बोलोगे अब्बू का नियम अब्बू ने दे दिया। अब्बू एक जर्मन वर्ड होता है, ठीक है। अब्बू क्या है, एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है निर्माण करना। तो अब्बू एक जर्मन शब्द है, ये साइंटिस्ट का नाम नहीं है, जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है निर्माण करना, टू फॉर्म। टू फॉर्म, निर्माण करना, ठीक है। तो ये अब्बू का नियम क्या बोलता है, अब्बू का नियम सिंपल सी एक लाइन बोलता है कि इलेक्ट्रॉन सदैव, रूल क्या है, इलेक्ट्रॉन सदैव ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरे जाते हैं। इलेक्ट्रॉन सदैव ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरे जाते हैं, अर्थात पहले कम ऊर्जा वाले उपकोशों में उसके पश्चात इसमें अधिक ऊर्जा वाले उपकोशों में। चलो अब हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि किसकी ऊर्जा कम है, ये तो हमें पता ही नहीं है। तो वो कैसे पता करेंगे, तो उसके लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्या सीखना है, तो उसके लिए आपको पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं वो सुनो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बताता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताता है इलेक्ट्रॉन का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से जानकारी किसकी मिलती है, इलेक्ट्रॉनों के वितरण की जानकारी मिलती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो उसके लिए आप लोगों को एक बात पता है कि एक सीक्वेंस हम लोग रटते हैं, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। अब गलती बच्चे यहाँ करते हैं, 3p के डायरेक्ट 3d ठोक देते हैं। 3d नहीं आता, 3p के बाद क्या आता है 4s, उसके बाद आता है 3d, ठीक है।
तो हम लोग इलेक्ट्रॉन जब भी बढ़ते थे तो इस सीक्वेंस में बढ़ते थे, है ना। और आबो ने नियम क्या दिया है, इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, ऊर्जा के बढ़ते क्रम में, मतलब पहले किस में, कम ऊर्जा वाले में, उसके बाद, तो अगर हम पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो किस में भरें, 1s में, उसके बाद, ये तो हमने रटा हुआ है। हमें कैसे मालूम पड़ रहा है कि 1s की ऊर्जा कम है और 2s की ज्यादा है, ये तो आपने रटा हुआ है कि सर पहले 1s को भरेंगे फिर 2s, 1s1 1s2 फिर 2s1 2s2 होगा, ठीक है। तो आप वो बता रहा है कि पहले कम ऊर्जा वाले में भरो फिर ज्यादा वाले में भरो, तो इनडायरेक्टली तुमको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि भाई ऊर्जा कम इसी की होनी चाहिए, क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन आपने इससे भरा है। पर ये पता कैसे पड़ा कि इसकी एनर्जी कम है, किससे पता पड़ा, कल जो पढ़ाया था बोर का नियम से। बोर के नियम की डेफिनेशन ऊर्जा के फॉर्मूले की क्या थी, फॉर्मूला क्या था ऊर्जा का, E बराबर -13.6 इंटू Z² बाई n², एक तो वो था। n+l पे तो मैं इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि l क्वांटम संख्या है, क्वांटम संख्या आपको ना तो पढ़ाई है ना है, तो मैं उसमें नहीं जाऊंगा और फंस जाओगे, अभी आप पूरी पढ़नी पड़ेगी आपको। बेसिक तरीका, तो बेसिक तरीका ये बोलता है कि आपको ये पता है कि n का मान बढ़ने पर ऊर्जा का मान बढ़ता है, तो ये n नहीं है क्या, ये पहला कोश दूसरा कोश, जिसका n ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, कहीं को लोड लेना है, तो 1 और 2 में किसकी एनर्जी ज्यादा, 2 की ज्यादा है, 1 की कम है, तो पहले 1 में भर दिया फिर 2 में भर दिया। अब दिक्कत तो तब आती है जब कोशों की संख्या दोनों जगह क्या हो जाती है, सेम हो जाती है, ठीक है। तो कोशों की संख्या दोनों जगह समय, तो 2 और 2 सर एनर्जी बराबर होनी चाहिए, बिल्कुल कोश की बराबर है, लेकिन उपकोशों की अलग अलग है। तो उसमें ऊर्जा का क्रम जो होता है वो ये होता है कि S की ऊर्जा सबसे कम, देन P की, देन D की, देन F की, ठीक है। अब सर ये भूल जाएंगे हम, याद नहीं रहेगा तो थोड़ी सी अक्कल लगाओ। जैसे ये पहला कोश, ठीक है, ये कोश है, तो कोश में उपकोश भी तो होंगे, तो कोश में उपकोश होंगे, तो इसी के अंदर पहले S फिर P फिर D फिर F, सबसे ऊपर कौन है, तो जो ऊपर होगा उसकी ऊर्जा, तो भैया इस सीक्वेंस में एनर्जी बढ़ती है। तो सबसे पहले तो देखो n, तो ये एक्चुअली n+l का रूल यही है कि पहले देखो n कि n जो है जिसका कम है उसकी ऊर्जा कम है, तो 1 और 2 में किसकी ऊर्जा कम, 1 की फिर 2 की। अब सर जब n से नहीं देख पा रहे तो फिर देखो l से, वो एक्चुअली l का मान है, पर आप तो याद रखो SPDF कि SPDF में ऊर्जा का क्रम क्या होता है, सबसे कम किसकी, S की, फिर तो पहले इलेक्ट्रॉन अब इसमें भरेगा फिर इसमें भरेगा। इन दोनों में कैसे कंपेयर करें, इन दोनों में कैसे कंपेयर करें, n से, n किसका कम, 2 का, तो इसमें पहले भरेंगे फिर इसमें भरेंगे। अब ये दोनों 3 बराबर आ गए, 3 बराबर आ गए, तो अब किसको देखेंगे, S और P को देखेंगे, किसकी एनर्जी कम, S की कम, तो फिर इसमें पहले भरेंगे फिर इसमें भरेंगे। अब सर ये 3P और 4S को कैसे चेक करेंगे, अरे n से कर लेंगे, जिसका n कम उसकी एनर्जी कम, तो पहले इसमें आ गया फिर इसमें। अब सर इन दोनों में, यहां पे आके फिर आपको प्रॉपर तरीके से देखना पड़ेगा n+l का रूल, कि इसके लिए n ये रहा 4, s की वैल्यू, l की वैल्यू इसके लिए कितनी होती है, 0 होती है, इसके लिए n की वैल्यू 3, s की वैल्यू कितनी होती है, SPD 0 1 2 2, तो n+l का मान होता है 4 और ये 5, तो पहले ऊर्जा इसकी कम, तो यहाँ पे फिर n+l की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो आपका तो आराम से काम हो जाएगा कि आप एक बार कंपेयर कर पाओगे, ठीक है, अगर आपको क्वांटम संख्या नहीं भी आती है तो भी। तो ऊर्जा का क्रम ये रखना है और n बढ़ेगा तो ऊर्जा बढ़ेगी, उस कॉन्सेप्ट को यूज करना है। तो ये सीक्वेंस हम लोग याद करते थे। अब सर हम लोग अगर ये सीक्वेंस भूल गए, ये सीक्वेंस भूल गए, तो इसके लिए हम क्या करें, तो आप एक डायग्राम पढ़ते थे, याद करो, याद है क्या, कैसे बनाते थे, 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s, ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं। फिर इसके बाद 2p 3p 4p 5p
6p 7p, फिर क्या लिखते थे 3d 4d 5d 6d 7d, फिर 4f 5f 6f 7f। फिर अपन क्या करते थे, एक लाइन में जो आ रहे थे उनको मिला दो, काट दो, ये ये तो इससे अब आपको मिल जाएगा सीक्वेंस। ठीक है, सीक्वेंस। इसकी हेड से आपको मिलाना है इसका टेल, इसकी हेड से इसका टेल, इसकी हेड से इसका टेल, इसकी हेड से इसका टेल। तो आप सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पे 1s, 1s के बाद ये लिखा हुआ है ना अपन ने 1s, 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, 3p के बाद 4s, फिर उसके बाद 3d, 3d के बाद 4p 5s। तो लिखना चाहो तो आगे और क्या लिख सकते हो 4p 5s, फिर 5s किधर जाएगा तो 4d 5p, 4d 5p, ऐसे चलता रहेगा। तो पूरी सीक्वेंस याद करने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलो, अब जब अगर आपको या तो ये डायग्राम बनाना याद हो, अब इतनी माथापड़ी क्यों करनी है, तो आपके तो जैसे 20-30 तक काम आएंगे, तो ये सीक्वेंस याद रखो 1s 2s 2p 3s 3p 4s। अगर n+l का रूल नहीं भी याद है, क्वांटम संख्या याद नहीं भी है कि किसकी एनर्जी कम है, ये रहा टेबल, इसको जो सीक्वेंस में चलाते जाओगे तो अपने आप ये सीक्वेंस आएगी, तो अपने आप ही आपको पता है कि इसकी कम है, इसकी ज़्यादा, इसकी और ज़्यादा, इसकी और ज़्यादा, इसकी और ज़्यादा, खत्म। बिना क्वांटम संख्या हो के आपके समझ में आएगी। तभी तो 10th के अंदर क्वांटम संख्या दे ही नहीं रखी आपको। क्यों? बिना क्वांटम संख्या के इस डायग्राम से आप समझ सकते हो कि इसकी एनर्जी कम है। ठीक है, अब मैं पूछ लूँ आपको कि मुझे भैया बताओ कि 4d और 5p में से किसकी एनर्जी कम है? 4d पहले आ रहा है, तो 4d फिर आएगा क्या 5p, मतलब 4d की एनर्जी कम। अब कहाँ n+l की जरूरत पड़ी? इसलिए आपको 10th में n+l नहीं रखा। ये क्वांटम संख्या दे रखी है 11th-12th के अंदर। ठीक है, बिना उसके भी आप लोग आराम से आंसर निकाल लोगे। समझ आ गई बात? अब बात आती है इनके कि विन्यास को भरे कैसे। तो भरने के लिए तरीका सेम है, पहले कम ऊर्जा वाला पूरा भरो, उसके बाद अगले वाले में, फिर उसके बाद अगले वाले में। तो देखते हैं, हाइड्रोजन का विन्यास लिखना है, इलेक्ट्रॉन कितने, विन्यास क्या आ जाएगा, किस में, इसी में आ जाएगा 1s, कोई दिक्कत, 2 नंबर हीलियम, इस वाले भरूं, इसमें मैक्सिमम 2 आ सकते हैं ना, तो इसी में भरेंगे पहले। 3 नंबर लिथियम, नहीं आएगा ऐसे, क्यों? क्योंकि सर इसमें तो मैक्सिमम 2 ही आ सकते हैं, तो इसमें मैक्सिमम 2 आएंगे, तो भाई 2 भर दो, बचा हुआ कहाँ जाएगा, अगले वाले में चला जाएगा। समझ में आ गया ना? पहले वाले को बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, पहले वाले को बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। ठीक है, 4 नंबर पे बेरिलियम 1s2, तो ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो ऐसे मैं तो ऐसे लगा रहा हूँ डैश, और आप लगोगे यहाँ पे पूरा पूरा। मैं लिख रहा हूँ सीधा कहाँ पर 10 नंबर, 10 नंबर पे कौन आता है, नियोन। नियोन का बोलो कितना आएगा, 1s2 2s2 2p, 10 बढ़ने ना, 2 2 4 और 6 10। ठीक है, अब मैं भर रहा हूँ 11 सोडियम का। अब बताओ क्या आएगा, 1s2 2s2 2p 6, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, बचा एक, वो अगले वाले में चला जाएगा 3s1। विन्यास लिखना आ गया। अब इसका एक और तरीका है इसको लिखने का, कि इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं होती। इस पूरे को क्या कह सकते हो आप, इसको कह सकते हो नियोन। तो ये नियोन का यहाँ से और आगे लगा दो क्या, तो अपने आप अंडरस्टूड है कि ये सोडियम बन चुका है, क्योंकि नियोन के 10 इलेक्ट्रॉन और एक 11 सोडियम आ चुका है। क्लियर है कहानी? विन्यास लिखना आ गया। ऐसे अपन कहाँ तक लिख सकते हैं, चाहे जहाँ तक, बस कुछ अपवादों को छोड़ के। वो अपवाद 21 से 30 में 2 आएंगे जो आपको ध्यान रखने हैं। हालांकि रीट लेवल पे तो 20 तक ही बहुत है, बट 21 से 30 एक लेवल ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। पूरी पीरियड टेबल के नहीं रटनी, क्योंकि पीरियड टेबल सिलेबस में नहीं है। ठीक है, इतना लिख लोगे। इससे पहले कुछ लिखना था क्या, ये इससे पहले कुछ था क्या? ठीक है, लिखो।
इसमें क्या ऐसी बात है जो समझ नहीं आई? सबको समझ आ गया? कुल मिला के 100 बात की एक बात, ये या तो ये सीक्वेंस याद रखो या ये डायग्राम याद रखो। दुनिया का किसी का भी विन्यास लिख लोगे आप। बस ये तो समझाया, इसमें समझाया क्या मैंने, और लिख लो। विन्यास तो आ गए, बट टेबल से कैसे किया ये नहीं है। टेबल का काम केवल उस लाइन को लिखने में आएगा बस। बताते हैं अभी आपको, एक बार और एग्जांपल बताते हैं। n+l सर एक बार ब्रीफ में बता दीजिए। चलो मैं बोल देता हूं। अभी फिलहाल मैंने ये लिखा, ऊपर देख। नालायक हो तुम, एक नंबर के। सामने लिखा हुआ फिर भी पूछते किसने दिया। ये जो नियम दिए ना, ये इलेक्ट्रॉन बढ़ने के तो नियम है, ठीक है। ऊपर लिख दिया मैंने पहली लाइन में, इलेक्ट्रॉन बढ़ने के लिए नियम बोर-बरी ने दिए, और बाकी जो इंडिविजुअल नियम है वो उन्होंने दिए अपने अपने। हुंड ने हुंड का दे दिया, पाउली ने पाउली का दे दिया, और आब्बो ने आब्बो का, जहाँ आब्बो ने आब्बो नियम इसने दिया। खो जाते हो तुम लिखते लिखते, पता नहीं खोती। हटाएं इसको। अरे अभी तक 4 लाइनें नहीं लिखी तुम लोगों ने। जल्दी लिखो, इतनी देर मत लगाओ। तुम्हें तो आगे से हटा हुआ हूं, पूरा बोर्ड दिख तो रहा है। कहाँ लिखा हुआ कुछ? मेरे इधर तो कुछ नहीं लिखा हुआ यहाँ। एरो? अरे तो एरो तो किधर ही लगा ले रहे यार। अब दिख गया एरो? चलो लिख लिया, बहुत है, आगे लिखो। तुम तो शाम तक लिखते लोगे एक पेज को। तुम्हारे भरोसे तो आगे 500 क्लासों तक कोर्स नहीं होगा मेरा। कौन सा वाला? नहीं, ये तो मैं खुद ही सीख रहा था इसलिए लिखा। नालेक लिखना है, लिखना है, ऑब्वियस सी बात। तुम्हारे लिए लिखा है मैंने, और किसके लिए लिखा है? खुद थोड़ी सीख रहा था मैं यहाँ। ऐसे आएगा मतलब, ऐसे क्वेश्चन मत पूछा करो। तो ये लिखना है क्या? लिखने के लिए लिखा है, और किस लिए? तो एक से एक मैं सोचता हूं कि बस अब इससे ज्यादा कोई ऐसी मूर्खता वाली बात नहीं करेगा। उतनी देर में कोई कर ही देता है। ये लिखना है क्या? ये मत पूछना कहां लिखना है। और दूसरे देखो कितने मजा आ रहा है दूसरों वालों को। मन में तो उनके भी चल रहा था सवाल, लिखे कि नहीं लिखे, पूछने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन बोर्ड पे जो भी चीज लिखाई जाती है, आपको लगता है आपको नहीं आती, वो लिखो। आपको लगता है आती है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। अरे तो मैं मना थोड़ी कर रहा हूं कि नहीं पूछ रही थी। मैं भी ये कह रहा हूं, पूछ रही थी तभी तो डांट रहा हूं। नहीं पूछती, चुपचाप लिख लेती तो नहीं डांटता। चल नाराज मत हो, लिख ले बस। नाराज तो नहीं हो रही ना? हाँ, नाराज होना भी मत। नाराज तो महाराज होते हैं।
मैं डांटता ही नहीं, तुम नाराज क्यों होते? मैं डांटता ही नहीं हूं किसी को, आज दिन तक नहीं डांटा मैंने किसी को। नालायक तो तुम हो, तो उसमें क्या दिक्कत है? चल अब ये बता मेरे को, वापस एक क्वेश्चन का जवाब दे। ये वाला लिखेगी या ये वाला, कौन सा लिखेगी? कौन सा डायग्राम बनाएगी इनमें से? अरे तो इसमें कौन सी, इसमें ट्रिक कहां से आ गई कुछ? ये डायग्राम है। अच्छा, वो छोटी ट्रिक नहीं हो, तुमने यूं रट रखा होगा, इसके बाद ये आता है, इसके बाद ये आता है, 1122 SSBPDD करके, ऐसे है ना? कोई ना, लिख लो, ये काम आएगा भविष्य में आपके। और ये आप ये खाली जगह मत छोड़ना, इसकी जगह 5 6 7 8 9 10 पूरे लिखना, 11 तक। और अभी वैसे भी ब्रेक आएगा आप लोगों का, उस ब्रेक में ये बीच के लिख लेना सारे, ठीक है? अभी लाइन छोड़ दो केवल वहां तक लिख के। हाँ तो पी लेना, कौन मना कर रहा है? चाय बहुत ज्यादा जरूरी है नहीं? तो अभी लिख ले फटाफट बैठ के, 2 मिनट भी नहीं लगी। कर दिया गलत। इतने पास पास क्यों लिखे जो वो क्लेश कर रहे हैं आपस में? दूर दूर लिखते ना उनको। इनके बीच में गैप बराबर रखना, अगर इनके बीच में गैप कम ज्यादा किया ना तो ये गलत हो जाएगा डायग्राम। तुम्हारे पास तो लाइन है, डायग्राम गलत होएगा ही नहीं तुम्हारा अगर ढंग से लिखोगे तो। कंजूसी करोगे, एक ही लाइन में 2 अक्षर घुसेड़ रहे हो जबरदस्ती, होएगा ही फिर गलत। चलो हटाओ मैं इसको, जल्दी करो भाई, इतनी देर मत लगाओ। मैं केवल 2 मिनट लगने चाहिए एक स्लाइड को लिखने में, इतनी देर तो मैंने नहीं लगाई लिखने में जितनी तुम लगा रहे हो। बन गया? चलिए अगला सुनिए। तो 11 तक आ गए। अब आपका जो भी काम रहेगा या होमवर्क कुछ भी समझ लो, वो रहेगा 11 से लेके 18 तक लिखने का। लिख लोगे? ठीक है, तो आगे की बात करते हैं। 18 पे क्या आ जाता है आपके पास? 18 पे आता है हमारे पास आर्गन। ठीक है, तो आर्गन का अपन कितना लिखते हैं? 1s2 2s2, या सीधा सा 18 की जगह 19 लिख देते हैं ना अपन, 19। तो 19 को कैसे लिखेंगे? 19 पोटेशियम को तो मैं आर्गन लगा के लिख दूं, आर्गन, और आगे क्या आएगा बताओ? 4s1, यही आएगा क्या? अरे बोलो। ठीक है, अब लिखना बंद करो, बोर्ड पे जान दो। कैल्शियम, तो इसको आर्गन और आगे क्या लिखूं? 4s2। यहां तक कोई दिक्कत? अब 21 से 30 ढंग से सुनना। इक्कीस, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। स्कैंडियम को कैसे लिखेंगे?
आर्गन 4s2, अगला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? ये तो वही है 20 का विन्यास, 21वां कहाँ जाएगा? 3d1। ये समझ आ गई बात? ठीक है। टाइटेनियम, तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख रहा पूरा पूरा, सीधा सा टाइटेनियम, ये कोमा 4s2 3d1, कोई दिक्कत? फिर अगले वाले में एक इलेक्ट्रॉन 3d2, ठीक है, 22 हो गए। फिर अगले वाले में 4s2 3d3, फिर अगले वाले में 4s2 3d4, यही आएगा? नहीं आएगा, बस ये ध्यान रखना। क्रोमियम होता है अपवाद और 29 कॉपर होता है अपवाद, ये एक्सेप्शन है। अब ये क्यों एक्सेप्शन है? क्योंकि जब आप ये भरोगे तो आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हो कि अर्धपूरित और पूर्णपूरित कक्षक अधिक स्थायी होते हैं, हाफ फील्ड और फुली फील्ड मोर स्टेबल होते हैं। तो यहाँ डी न तो हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड होता तो इसमें कितने आते? 5, और फुल फील्ड पूर्णपूरित होता तो कितने आते? 10। अब ये कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाए तो ये D5 हो सकता है, और D5 हो सकता है तो ये स्थायी हो जाएगा। तो ये इसलिए ऐसे ना रह करके, ऐसे ना रह करके ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर देता है, ठीक है। तो ये विन्यास इसका नहीं होता, क्या होता है इसका? 4s1 3d5। अब 3d5 होने पर ये अर्धपूरित हो चुका और हाफ फील्ड अधिक स्थायी होता है, अर्धपूरित विन्यास अधिक स्थायी होता है। बात समझ में आई क्या? तो ये डायरेक्ट याद रखना, बहुत सारे पेपर्स में ऐसे ही पूछ लेता है कि क्रोमियम का विन्यास निम्न में से है 3d5 4s1, ठीक है। चलिए अब बात है अगले इलेक्ट्रॉन की। तो ये कोमा ऐसे कैसे? अगला इलेक्ट्रॉन 4s में जाएगा 3d में जाएगा? जल्दी बताओ। 4s2 3d। तो अब अगला इलेक्ट्रॉन s में क्यों गया, d में क्यों नहीं गया? तो 5 हो गए, स्टेबल हो गए, इसलिए अरे नालायकों, 3d और 4 में बाहर कौन होगा? थ्री डी और 4s में बाहर कौन सा होता है? 4s बाहर होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से आ जाएगा, ठीक है। अब लेकिन उसके पास ऑप्शन ही नहीं है, वो भर चुका, तो इसलिए अब 3d में जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्या आएगा? 4s2 3d6, एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। 4s2 3d7, एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। 4s2 3d8, एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। 4s2 3d9। अब जैसे ये भरेंगे अपन, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों भाई ऐसा? क्योंकि न तो ये पूर्णपूरित बन रहा है न अर्धपूरित बन रहा है, लेकिन इसके पास ऑप्शन है क्या बनने का? पूर्णपूरित बनने का। तो ये क्या कर देता है? शिफ्टिंग। तो ये क्या आ गया? 4s1 3d10, सीधा याद होना चाहिए दिमाग में। क्यों? तो कौन सा विन्यास है? ये भी है पूर्णपूरित, फुल फिल्ड विन्यास, अधिक स्थायी। समझ आ गई? तो अपने आप अगला वाला क्या आ जाएगा? 4s2 3d10 कोमा 4s2 3d10। क्लियर है मामला? इससे पहले कुछ लिखना थोड़ी है, लिख लोगे? तो आप लोग के कॉपी में होने चाहिए 1 से 30 तक। जो मैंने लिखा दी वो तो ठीक, जो नहीं लिखा है वो सीक्वेंस में आ जाने चाहिए आपकी कॉपी के अंदर। क्लियर है? चलिए बाकी मिलते हैं ब्रेक के बाद। 30 तक ही तो है। कब है ब्रेक? 45 तक है। लिखो, चलो आप लोग लिखो इसको। अच्छा 45 तक है, ठीक है। लिख लो फटाफट से।
अब इसमें टाइम मत लगाना, फटाफट लिखना। और ये 2 अपवाद हर हाल में आपको याद होने चाहिए, सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। कर ले कॉपी, जल्दी लिखो। कर ले कॉपी, बोलो। ठीक है, अब 1-2 नियम लिख लो फटाफट से, लिखना चाहते हो तो। कैसे कैसे? अच्छा, ऐसे 2p3 कर दें ऐसे? नहीं, उसका कारण ये है कि 1s और 1s 2s वो ऑलरेडी नाभिक के पास होते हैं, वो ऑलरेडी स्थायी होते हैं। ये तो दूर चले जाते हैं नाभिक से, इसलिए एनर्जी बढ़ जाती है, इसलिए इनके अंदर वो स्थायित्व नहीं हो पाता, इसलिए अपन को इनमें ये काम करना पड़ता है। एस और पी तो नाभिक के ऑलरेडी पास है, तो उसमें ये दिक्कत नहीं आती। अरे नाभिक के जितने पास होंगे एनर्जी कम होगी, एनर्जी कम होगी, नाभिक से दूर होंगे एनर्जी ज़्यादा होगी, कोषों की संख्या बढ़ जाएगी। कर ले कॉपी, चलिए हटाओ इसको। तो ये 2 तो आपको सीधे हर हाल में याद होने चाहिए, या तो आपको इनको निकालना आता हो या डायरेक्ट आपको रटे हुए हो, ठीक है? तो आपको ध्यान रखना ही है, एग्जाम में बहुत सारे पेपर में पूछा जाता है। चलो, अब वो आपकी इच्छा है तो रूल लिख लो, मैं लिखा देता हूँ आपको ताकि आपको समझ में आ जाए। तो एक वो बालिका जो पूछ रही थी उसका आंसर सुन लो कि सर इस टेबल का यूज़ कैसे आ रहा है। इस टेबल का यूज़ कैसे है, 2 बातें, या तो आपको ये टेबल याद हो या तो ये लाइन याद हो। ये लाइन याद है तब भी आप विन्यास लिख लोगे, लेकिन दिक्कत क्या, ये लाइन याद है तो विन्यास कब तक लिख पाओगे, केवल यहाँ तक। आगे 56, 60, 65, 70, 90 वैसे तो आएगा नहीं आपके, बट खुद की नॉलेज के लिए कि बाय द वे मेरे को जीनोन का लिखना है। जीनोन का नंबर कितना होता है, 54 होता है, ठीक है? अब जीनोन का नंबर 54 होता है तो हमें तो रटा हुआ कितना है, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, ये तो 30 पे आके खत्म हो गए।
बाकी के 26 इलेक्ट्रॉन कहाँ भरेंगे, 24 इलेक्ट्रॉन कहाँ भरेंगे। तो उसके लिए बाकी के कक्षकों की सीक्वेंस याद होनी चाहिए। तो या तो आपको सीक्वेंस रटी हुई हो, ये कहाँ तक रट पाओगे, नहीं रट पाते हम तो ज़्यादातर 30 तक याद रखते हैं 4s3d तक। तो फिर वहाँ पे आपके काम आएगी ये टेबल कि 1s 2s 2s के बाद, ये एक्चुअली लिखने के बाद आपको क्या करना है, हेड को टेल से मिलाना है ताकि आपको सीक्वेंस मिल जाए। 1s के बाद 2s आएगा, 2s के बाद 2p 3s 3s के बाद 3p 4s 4s के बाद 3d 4p 5s 5s के बाद 4d 5p 6s। तो आपको इतनी सीक्वेंस मिल गई, 4p 5s 4d 5p, इतनी सीक्वेंस मिल गई। अब मेरे को बढ़ना किसका है, 54 जीनोन का। ठीक है, कैसे भरूं, स्टार्ट करें। एस में मैक्सिमम 54 जीनोन बढ़ना है सपोज मेरे को। ये 54 बढ़ना है, तो सबसे पहले इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें मैक्सिमम, 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 इसमें, 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 इसको बाद में करेंगे। पहले इतने गिन लो कितने बढ़ दिए, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 36 38 48 48 बढ़ दिए। कितने बच गए, 6। तो इसमें 6 आ सकते हैं ना। ये आपके जीनोम का क्या हो गया, विन्यास। तो जहां अपवाद नहीं है वहां तो आप कहीं तक के भी भर लो, ये सीक्वेंस याद रहनी चाहिए आपको। नंबर भी याद होना चाहिए, बहुत बढ़िया बात है। पर आपके आएगा नहीं ना, क्योंकि आपके पीरियड टेबल नहीं है सिलेबस के अंदर। पीरियड टेबल होती तो फिर पीरियड टेबल से ट्रिक से मैं बता देता आपको, पर आपके ही नहीं। वो तो मैंने जनरल बताया कि यूज कैसे आ रहा है इसका, कि यूज कैसे आ रहा है, कि जिन्होंने अपने को 54 याद है तो अपन विन्यास लिख देंगे। ठीक है, पर आपको अपने लेवल पे 20 तक, मैक्सिमम 30 तक तो एटलीस्ट याद रखना, ताकि अगर आपको आए क्वेश्चन तो आप सोल्व कर लो। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक बच्चे ने अच्छा क्वेश्चन पूछा कि Mn और Mn कहां से आ गया, Mn और Cr में, Mn Cr नहीं, यू बोलो कॉपर और क्रोमियम, ये दोनों ही अधिक स्थायी हैं, क्योंकि अपन ने ये लाइन बोली है कि अर्धपूरित और पूर्णपूरित ज्यादा स्थायी होते हैं। इनमें ज्यादा स्थायी कौन, पूर्णपूरित ज्यादा स्थायी होता है अर्धपूरित से, तो ये ज्यादा इससे। ठीक है, और अगर Mn और Cr पूछना चाहे तो ऑब्वियसली बात है Cr का ज्यादा स्थायी है ही है। और इसमें देखें तो ये भी अर्धपूरित है, ये पूर्णपूरित है। ठीक है, तो ये वाला स्थायी हो जाएगा। इन दोनों में हाफ फील्ड और फुल फील्ड, इन दोनों में देखेंगे तो ये वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए सर 23V का क्या नाम है, नाम बता देता हूं मैं। यहां तक तो पता है, कैल्शियम, ये होता है स्कैंडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, स्कैंडियम, Ti का मतलब टाइटेनियम, V का मतलब वेनेडियम, Cr का मतलब क्रोमियम, Mn का मतलब मैग्नीज, Fe का मतलब फेरम, Co का मतलब कोबाल्ट, Ni का मतलब निकल, Cu का मतलब कॉपर और Zn का मतलब जिंक। सब धातुएं ही है, सब धातुएं ही है, नालायक सभी है। डी ब्लॉक एलिमेंट है, डी ब्लॉक में सभी धातुएं होती है, संगमण धातुएं कहते हैं इनको। ठीक है, डरता क्यों है, सभी धातुएं ये। 21 से 30 कहाँ आता है, डी ब्लॉक में आता है, और डी ब्लॉक के तत्वों को क्या कहते हैं, संगमण धातुएं कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, अर्धपूरित और पूर्णपूरित में पूछे D5 और D10 में, तो आप क्या बोलोगे, कौन ज्यादा स्थायी, D10 अधिक स्थायी। ये लो, इसका भी काम खत्म। इतनी डिटेल आएगी नहीं, वो तो आप पूछ रहे हो इसलिए मैं बता रहा हूं, आपको तो इतना याद है ना, बहुत है। लिख दिया, कोई दिक्कत, नो दिक्कत, नो परेशानी, हटाएं इसको, सारा लिख लिया। चलो अब एक चीज और लिख लो उसके अंदर, इस टेबल में, वो भी लिखवा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। इनका शेप भी लिख लो आप, एक काम करो। एस का पता है क्या,
कैसा है? गोलाकार। पी का डंबल, डंबलाकार। डी का डबल डंबल, द्विडंबल। एफ का जिसका नहीं पता उसको क्या बोल दो? जटिल, कॉम्प्लेक्स। तो या तो आगे कॉलम बना लो या इधर कॉमन कॉलम बना के इसकी साइज लिख, ये शेप लिख लो। हाँ बेटा, तेज बोलो, आवाज नहीं आ रही। 3s2 3p2 होगा या 3s1 क्यों होगा? अच्छा अच्छा, वो अपवाद है इसलिए। नहीं, इनमें नहीं करना है आपको, क्योंकि ये तो ऑलरेडी स्टेबल है। ये 1s और 2s है, ये नाभिक के ज़्यादा पास हैं। जो नाभिक के पास होते हैं वो ऑलरेडी स्टेबल होते हैं। उनके अंदर 3 वाले तो दूर चले जाएंगे नाभिक से, इसलिए उनमें स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। इसलिए उसमें स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए वो चेंज करते हैं। बाकी में नहीं लगाना भाई। देखो हाँ, ये और किसी के भी दिमाग में आ सकता है कि जैसे आपने क्रोमियम में किया, ऐसा 14 नंबर सिलिकॉन में या कार्बन में कर सकते हैं क्या? नहीं, वो ऑलरेडी छोटी साइज वाले हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के ऑलरेडी पास में है, और नाभिक के पास में रहेगा तो नीचे रहेगा, एनर्जी कम रहेगी, तो स्थायित्व ज़्यादा उसका ऑलरेडी है। पर ये दूर चले जाते हैं, 3p 4p, ये दूर चले जाएंगे नाभिक से, तो इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, तो इनका स्थायित्व कम हो जाता है। इसलिए स्थायित्व बढ़ाने के लिए वो शिफ्टिंग करता है। ठीक है, 23 24 जो 2 अपवाद बताए ना 30 तक, उन 2 के अलावा ये कलाकारी और कहीं मत लगाना, बाकी के स्टेबल है ऑलरेडी। ठीक है ना? कैसा शेप? अरे इसमें क्या दिक्कत है? गोला ऐसा, डंबल ऐसा, डबल डंबल ऐसा, ये तो पूछा था। बना लो इसको भी, चाहो तो तुम्हारी खुशी के लिए। ये कुछ नहीं आएगा रे तुम्हारे डंबल पंबल। लिख लो, बना लिया तो बना लो फिर। जटिल की संरचना बहुत जटिल है, बनती नहीं है वो, इसलिए उसको जटिल बोला जाता है। बन जाती तो जटिल नहीं होती वो। ठीक है, अब ब्रेक के बाद लिखेंगे अपन, ये रूल लिखवा देता हूं मैं आपको, n+l का रूल, और ये लिखवा देता हूं ताकि आपकी भी शांति हो जाएगी। फिर हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है भाई, थैंक यू।